Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is Madiha Chemist with a new chemistry video with a new concept. मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर सजेशन दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाह रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में थ्रो कीजिएगा ना। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर एक अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है जी एडीएस फिज़िकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, सॉल्यूशंस। उसका लेक्चर नंबर 2 है, राउल्ट्स लॉ हम स्टडी करने जा रहे हैं। राउल्ट्स लॉ के हम डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या है? हम कहते हैं कि जी वेपर प्रेशर एक लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक लिक्विड है अगर, तो उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा। एक लिक्विड फॉर्म में कोई भी आपके पास प्रेजेंट है सब्सटेंस, तो उसके वेपर्स तो बनेंगे ना, और जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो वेपर प्रेशर है। और जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वेपर प्रेशर यकीनन बढ़ता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कि वाटर ही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बॉयल होता है, वेपर्स बनते हैं। जितने वेपर्स ज़्यादा होंगे उतना वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जब हम सॉल्वेंट्स में सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्यों कम हुआ, ये देखिए हमारे पास पहले क्या है जी, सॉल्वेंट है। ये सारे का सारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो होगा, जो वेपर्स उनके प्रेशर एक्सर्ट करें, वो वेपर प्रेशर हो गया। जब हमने सोल्यूट को ऐड किया तो अब ये जगह क्या कर ली, सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली। तो अब क्या होगा, वेपर अब सॉल्वेंट के पास तो सिर्फ इतनी सी जगह रहेगी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के पास। तो इसलिए अब सोल्यूट के ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर में कमी किस वजह से आई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट ऑन सरफेस ऑफ सोल्यूशन। जब सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड किया तो सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूट के भी पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट हैं, तो उनकी वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब अब कम होगा। पहले प्योर फॉर्म में जितना था उसकी निस्बत अब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कम होगा। सोल्यूट तो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया ना, तो वो तो हम कह सकते हैं कि उसका तो वेपर प्रेशर नहीं है कोई। समझ आ रही है बात? तो उसको ऐड करने की वजह से अब क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो राउल्ट्स लॉ हमें क्या देता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के और सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटीज़ के दरमियान, कि अगर हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या है, या सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, ये हमें एक रिलेशनशिप मिलता है किसके ज़रिए, राउल्ट्स लॉ से। अब जहन में ये रखना है कि जो हम सोल्यूट लेते हैं, राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करते हुए, जो हमने सोल्यूट लिया वो नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, उड़ नहीं सकता, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है ऐसी सब्सटेंस जो टूटकर आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मतलब ऐसी सब्सटेंस जो ब्रेक हो जाए, जिसके आयंस बने, वो होती है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl है। लेकिन ऐसी सब्सटेंस जिसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होती, उसके कंपोनेंट्स में मतलब वो ऐसे कन्वर्ट नहीं होती, तो उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हमने ऐसा सोल्यूट लेना है जो नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। क्यों? ताकि उसके अपने वेपर्स नहीं ना बनेंगे, तो हम इजीली हम देख सकेंगे कि सोल्यूट को ऐड करने से जो पहले सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था, अब जब सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर कम हुआ। कितना हुआ, क्यों हुआ, वो सारा हम इजीली स्टडी कर सकेंगे। समझ आ रही है बात? अब हम कहते हैं कि जी जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हम लेते हैं जी P0, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लेते हैं P, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की हम ले रहे हैं जी X1, और सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है X2। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपने जहन में रख रही है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0, सॉल्यूशन P,
मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की x1 होती है और सोल्यूट की x2। सबसे पहले तो देख लीजिए मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स x से। मोल फ्रैक्शन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मतलब हमारे पास मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सपोज सॉल्यूशन हमने बनाया, 2 कंपोनेंट, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स बने 10। समझ आ रही है बात। अब उसमें सॉल्यूशन में जो हमारा जो सोल्यूट या सॉल्वेंट ले लें, सपोज सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सपोज होंगे 6, तो ये जो हमारे पास आएगी रेशो, वो जो फ्रैक्शन आएगी वो होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर हमने सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स लिए ना और उन्हें डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर से, तो वो आ जाएंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट किसके साथ कर रहे हैं, x1 से। और इसी तरह अगर सोल्यूट की लेने हैं हमने मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर हमने ले लिए सोल्यूट के मोल्स, डिवाइड कर दिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो क्या आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हम ये कहते हैं, पहली डेफिनेशन क्या है राउल्ट्स लॉ की, कि जी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर p, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट के ज़्यादा होंगे उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने रिप्लेस कर लिया कांस्टेंट p नॉट से, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, p इज इक्वल टू p नॉट। इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं ना कांस्टेंट से, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन कन्वर्ट हो जाता है इक्वालिटी में, तो p इज इक्वल टू p नॉट x1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये तो थी जी हमारे पास पहली डेफिनेशन, p इज इक्वल टू p नॉट x1। अब हमें पता है जी कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो इक्वल होता है यूनिटी के। मतलब अगर एक कंपोनेंट के मोल्स हैं जी 0.75 है ये मोल फ्रैक्शन, और जो दूसरे कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन आएगी 0.25, मतलब ये इक्वल होगा 1 के यूनिटी के। अगर एक है जी 0.5, दूसरी है 0.5, इक्वल है 1 के। तो सम जो होता है मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। इसमें से अब हमें निकालना क्या है, x1 को। तो x1 इक्वल होगा, x2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब हम इसी x1 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी, p इज इक्वल टू p नॉट, x1 की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस x2। तो जी आ गया p इज इक्वल टू p नॉट को मल्टीप्लाई किया 1 से p नॉट, माइनस p नॉट को मल्टीप्लाई किया x2 से, तो माइनस p नॉट x2। अब हमने यहाँ से p नॉट x2 माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये p इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया p नॉट x2 इज इक्वल टू p नॉट माइनस p नॉट है जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसमें से माइनस हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर पहले प्योर सॉल्वेंट के केस में ज़्यादा था, अब सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो क्या हो रही है जी, ये डेल पी शो कर रहा है, चेंज आ रहा है वेपर प्रेशर में, जिसे हम कह रहे हैं कि जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो वो जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो इक्वल है p नॉट x2 के, जो क्या है जी इक्वेशन नंबर 2, जिसमें p नॉट कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को अगर हम रिप्लेस कर लें प्रोपोर्शनलिटी के साइन से, तो डेल p लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, जो क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute। जितना solute का mole fraction ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर में कमी भी ज़्यादा होगी। डेल पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी भी उतनी ज़्यादा होगी जितना सोल्यूट ज़्यादा होगा, जो कि हमने पहली स्लाइड में देखा भी कि सोल्यूट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो सरफेस है वो क्या हो गई, कवर हो गई सोल्यूट से।
तो सॉल्वेंट के वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया सॉल्यूशन का। क्लियर है ये बात। अब आती है जी थर्ड डेफिनेशन, जो हम इसी सेकंड डेफिनेशन से डिराइव करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट x2, अगर ये पी नॉट दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डेल पी इधर जाके पी, इधर पी नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बनेगा डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये आ गया जी डेल पी डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से हमें मिल गई थर्ड डेफिनेशन। देखिए डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अब उसकी निस्बत वेपर प्रेशर में कमी जो आ रही है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की निस्बत होता है ना रिलेट करना, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की निस्बत अब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, जितना सोल्यूट, ये आ जाती है थर्ड डेफिनेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जितने सोल्यूट के मोल ज़्यादा होंगे उतनी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की ज़्यादा होगी, उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा कम होगा। तो ये तीनों डेफिनेशंस होपफुली अब आपको क्लियर होंगी। ये अक्सर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग ही आते हैं क्योंकि एडीएस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। राउल्ट्स लॉ, उसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करें, मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन करें राउल्ट्स लॉ को, तो ये अब तमाम डेफिनेशंस मेंशन करेंगे। और एंड पे आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम कहते हैं, हमें पता चला ऊपर वाली इक्वेशन से, ऊपर देखें जितनी हमने इक्वेशंस लिखी हैं, क्या यहाँ कहीं टेम्परेचर का जिक्र है? नो। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कह रहे हैं इक्वल है सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, पहली बात। फिर हम कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट ये है कि जी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी when equimolar proportions of different solutes dissolved in same mass of same solvent। ये बड़ी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी समझा देते हैं आपको। आपने 3 सॉल्यूशंस बना लिए, ठीक है, तीनों में आपने सॉल्वेंट क्या लिया, सेम, वाटर 5 ml, वाटर 5 ml, वाटर 5 ml। तीनों में आपने डिफरेंट सॉल्यूट्स लिए, सोल्यूट ए बी सी, डिफरेंट सोल्यूट्स लिए, लेकिन उनकी इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, मतलब सेम मैस आपने लिया, 2 ग्राम तीनों का ले लिया। सोल्यूट्स डिफरेंट हैं तीनों, लेकिन उनके मैसेज क्या हैं, सेम हैं। तो आपको जो तीनों केसेस में वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी वो तीनों केसेस में सेम होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप सेम सॉल्वेंट की सेम अमाउंट लें, उसमें डिफरेंट सॉल्वेंट्स की इक्विमोलर प्रोपोर्शन इक्वल मोल्स लें, तो जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनके जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। आपको जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा तीनों केसेस में, जो रिलेटिव लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की, वो सेम होगी, ठीक है। क्यों सेम होगी? क्योंकि तीनों में आपने जो सोल्यूट लिया, एक तो आपने सॉल्वेंट सेम अमाउंट में लिया और सॉल्वेंट है भी सेम एक ही। आप तीनों केसेस में जो आपने सोल्यूट लिया उसकी आपने अमाउंट सेम ली है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन ली है। सोल्यूट बेशक डिफरेंट है लेकिन उसकी जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। तो हमने तो ये देख रहे हैं ना, मोल्स हम देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करी है, मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। तो जब आपने तीनों केसेस में सोल्यूट के इक्वल मोल्स लिए हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी तीनों केसेस में, तीनों सॉल्यूशंस में सेम होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए आप कहते हैं कि जी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट।
होपफुली आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ, जिसमें हमने 3 डेफिनेशंस को स्टडी किया, हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इम्पोर्टेंस को स्टडी किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।